हेलो एवरीवन। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपने कभी बीज खाया है? सुन के ऐसे लगेगा कि नहीं, हम बीज नहीं खाते, हम फ्रूट खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। देखो, बीज सबने खाया होगा। लाइक आपने बादाम खाया होगा, सनफ्लावर के बीज खाए होंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि बीज खाओ, इससे हमें इस तरह के मिनरल्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा, इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं और असल में होती भी हैं इन बीज में। कैसे, क्या और किस तरह से, क्या कुछ खास बातें हैं बीज के बारे में, सीड के बारे में, वो आज समझेंगे। हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आज हम समझने वाले हैं सीड के बारे में, सीड की बाहर की कोटिंग के बारे में। उसके बाद में हम समझेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, यानी कि कंपोनेंट है, कहाँ हमें सीड देखने को मिलता है, मैच्योर होता है तब हमें कैसा देखने को मिलेगा, बाहर की कवरिंग पेरिकार्प क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, उसके साथ में फ्लैशी या फिर ड्राई फ्रूट क्या होता है, और उसी के साथ में दो टर्म्स और जिनके साथ सीड कनेक्टेड है, यानी कि एपोमिक्सिस और उसके साथ में पोली एम्ब्रियोनी को भी इन शॉर्ट में आज समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, और उसी के साथ में एक चीज़ हम और समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह का बनता है, वो भी हम समझेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए PYQ एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों ही तैयार करके एक वीडियो और बना दूंगी। ओके, चलो आज की शुरुआत करते हैं। वर्ड आता है सीड। देखो, आपने पढ़ा होगा एल्गी, मोस, जो कि ब्रायो के अंदर आता है, फिर फर्न्स होते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स होते हैं, फंगस है, या फिर जिम्नो, एनजीओ। ये टर्म्स काफ़ी कॉमन है, बार बार सुनी होगी, समझी होगी कि हाँ ये होता है, वो होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इनमें से सीड्स किस में देखने को मिलते हैं? क्या हमें एल्गा के अंदर सीड देखने को मिलते हैं, या फिर मोस में, जो कि ब्रायोफाइट के अंदर होते हैं, जिसमें लीफ लाइक, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बट एक्चुअल में जो है प्लांट नहीं बनते। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? हम कहते हैं कि इसमें लीफ जो होती हैं वो लीव्स लाइक होती हैं, रूट लाइक जो है हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो स्टेम लाइक जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, बट एक्चुअल में लीफ, रूट, ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। तो फर्स्ट टाइम हमें ये कहाँ देखने को मिलता है? फर्न में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि जो मोस है उसकी क्या खास बात है, क्या खास फीचर उसके अंदर है। तो इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम रियल लीफ और जो रूट है, स्टेम है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? फर्न में देखने को मिलती है। ध्यान रहे, तो हमें जो रियल लीफ है, जो रियल रूट होती हैं और जो रियल स्टेम होता है, वो हमें देखने को मिलता है फर्न यानी कि टेरिडोफाइट में। अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये छोटी छोटी सी कुछ बातें होती हैं, जब ये सामने आए टर्म्स उसी टाइम में कर लेनी चाहिए, बातें समझ लेनी चाहिए। फिर बात आती है फंगस की। फंगस जो है ये क्या है? लूज जो सेल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट से बना होता है, टिश्यू लेवल का होता है। फंगस का जो खास क्वेश्चन बनता है वो चिटिन के रिगार्डिंग बनता है। इसकी जो वॉल होती है उसमें चिटिन प्रेजेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा पॉइंट है वो आज का ये है कि जिम्नोस्पर्म में हमें सीड देखने को मिलते हैं। बिल्कुल हाँ, देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या खास बात होती है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है? सीड के रिगार्डिंग, सीड के रिस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कवरिंग नहीं होती। क्या कवरिंग होती है? याद रखना, कवरिंग जो है वो क्या है? नहीं है। तो फिर कवरिंग कहाँ पे होती है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर सीड होते हैं और सीड के बाहर क्या होती है? कवरिंग होती है। तो ऐसे सीड जो छिपे होते हैं कवर के अंदर, सुंदर सुंदर जो है इन्होंने ड्रेसेस डाली होती हैं, वो किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं। रंग बिरंगे फूल, कलर जो लाइफ में देते हैं, जो हमारे गार्डन में जो कलर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, और उन्हीं कलर के चलते आगे क्या है? सीड्स बनते हैं। चलो समझते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है भला? सीड ही होता है। जब एक जो फ्लावर होता है जिसके अंदर दो गैमेट्स होते हैं, उन दो गैमेट के फ्यूज़न से जो बनता है वो क्या होता है भला? सीड होता है। सीड ही जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का? फर्टिलाइजेशन का। हम जो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं जिसमें फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड होता है। आगे समझो कि ओवरी से, यहाँ जो है छोटे छोटे कुछ टर्म्स बनते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो ओवरी होती है, बाहर की कवरिंग होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। पहले तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर करो कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओवरी है, जो बाहर की कवरिंग होती है, वो किस में बदलती है? फ्रूट में बदलती है। आप काफ़ी चस्के ले लेके फ्रूट्स खाते हो ना, वो फ्रूट जो है ओवरी से बना होता है। और जो ओव्यूल होता है अंदर की साइड, वही ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो ध्यान रहे, ओव्यूल जो कि फीमेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है मेल गैमेट के साथ, और इन दोनों के फ्यूज़न से बाद में फाइनल में क्या बनता है? सीड बनता है।
तो हमने जाना यहाँ पे जो है फ्यूज़न होके फिर जो है सीड बनता है। किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू के अंदर कि ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल का क्या बनता है। आगे सीड के कंपोनेंट क्या कुछ होते हैं, सीड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। देखो सीड जो होता है इसके अंदर सबसे पहले तो बाहर की कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सीड की कोट बोलते हैं। क्या टर्म यूज़ करते हैं? सीड कोट, क्योंकि सीड के ऊपर का कवर है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं इसमें कोटिलीडन। एंजियोस्पर्म में दो मेजर ग्रुप एक तरह से बांटे गए हैं, इंसान ने ही बांटे हैं उन्हें स्टडी करने के लिए। किस तरह से? एक होते हैं मोनोकोट जिनमें सिर्फ एक कोटिलीडन होता है और एक होते हैं डाइकोट। तो ध्यान रखना अगर कोई प्लांट जिसकी बात कर रहे हैं वो मोनोकोट है तो यहाँ सीड का जो कंपोनेंट होगा एक कोटिलीडन होगा, और अगर वो प्लांट जो है डाइकोट की कैटेगरी में जाता है तो यहाँ पर दो कोटिलीडन होंगे। फिर जो बचता है वो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद में जो तीसरा मेन कंपोनेंट आता है वो आती है एम्ब्रियो की एक्सिस। यहाँ मैंने बादाम को जो है साइड में दो कोटिलीडन को अलग करके बीच में एम्ब्रियो की एक्सिस जो इस तरह से बनती है वो मैंने दिखा रखी है। देखो अगर आप लगभग सभी लोगों ने बादाम शाम को भिगोते हैं, सुबह खाते हैं कि अच्छा हाँ अच्छे से ब्रेन बनेगा, हमारी याददाश्त अच्छी रहेगी, अच्छा याद होगा, पढ़ाई अच्छे से होगी, है ना। तो उसके लिए हम बादाम वगैरह खाते हैं। तो देखो शाम को जब बादाम को भिगो देते हैं पानी में तो सुबह जो है उसकी बाहर की कवरिंग आसानी से उतर जाती है। जो कवर होता है जो हम उतार देते हैं वो होती है सीड कोट। और उसके बाद में जो वाइट कलर के जो हमें बाहर दिखते हैं बीज के या कर्तिका सा, उसे जब आप अलग करके देखो, मैंने तो काफ़ी बार किया, आप भी ट्राई करना, उसे जब अलग करते हैं तो बीच में ना एक इतनी सी छोटी सी जो है स्टोक सा देखने को मिलता है। वो बीच में से थोड़ा सा फूला होता है और बाहर से जो होता है साइड से जो उसके लेटरल साइड्स होंगे ना वहाँ से वो थोड़ा सा थिन होता है, पतला सा होता है। तो इसमें जो एक पोर्शन होता है थिन वाले का वो क्या बनाता है, प्ल्यूमूल बनाता है। और प्ल्यूमूल क्या होता है भला, ये क्या बनाएगा आगे, ये जो है स्टेम को बनाता है। प्ल्यूमूल ऐसा रीजन होता है जो आगे चल के किसे डेवलप करेगा, स्टेम को करेगा। और वहीं एक साइड जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रेडिकल को रिप्रेजेंट करती है। और ये रेडिकल आगे चल के आगे जो है बाद में किसको बनाती है, रूट को बनाती है। हमने जाना कि जो सीड होता है उसमें एक बाहर का कवर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, और उसके बाद में उसमें कोटिलीडन होते हैं, डिपेंड करता है एक होगा या फिर दो होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने समझा कि थर्ड जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तीसरा कंपोनेंट क्या बताया, एम्ब्रियोनल एक्सिस को बताया, जिसमें क्या होता है, रेडिकल होता है और उसके साथ में क्या होता है, प्ल्यूमूल होता है। वहीं अगर यही मोनोकोट में होता तो इस तरह से दो अलग अलग जो है कोटिलीडन नहीं देखने को मिलते। हमने काफ़ी बार बुक्स वगैरह में देखा है वो किस तरह से एक ही बीज बना होता है, ठीक है, इस तरह से। और उसमें साइड में जो है एक साइड में यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और बाकी जो है कोटिलीडन का रीजन होता है जिसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। क्या होता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है और इस जगह पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि साइड में होती है, जिसके ऊपर हमने कई बार पढ़ा कि कोलियोराइजा होता है, कोलियोपटाइल होता है। राइजा जो है रूट को कवर करती है, पटाइल जो होता है शीत होती है, जो शूट की जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो अब तक बनी नहीं है, तो उनका जो इमैच्योर जो रीजन होता है उसे कवर कौन करता है, कोलियोपटाइल करती है, रूट वाले को कोलियोराइजा। इस तरह से हम मेज का जो है डायग्राम देखते हैं। चलो आगे समझते हैं, कोटिलीडन होता क्या है भला। ये एक थिक स्वोलन रीजन होता है जिसमें इसका क्या होता है, फूड होता है। अब यूँ समझो कि जैसे हमारे घर में जो होते हैं स्टोर रूम होते हैं जिसमें हम खाना वगैरह रखते हैं, तो ठीक वैसे ही कोटिलीडन जो है इसका स्टोर रूम है जहाँ पे ये क्या करता है, अपने फूड को स्टोर करता है। अब सीड को फूड स्टोर करने की क्या ज़रूरत है भला, आप ये थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जो सीड होता है वो हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर। उसके बाद में सॉइल में जाके क्या आप उसे खाना दे के आते हो, क्या आप उसे पानी दे के आते हो, आप उसे ना खाना देते ना पानी देते। फिर उसके बाद में कैसे वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा बाहर आता है जिसमें छोटी छोटी दो पत्तियाँ हमें नज़र आती हैं और कैसे उसमें रूट बन जाती है, ठीक है। वो सब कैसे होता है, बिकॉज उस सीड के अंदर क्या होता है, खाना होता है। जो सीड का पेरेंट होता है, जो उसका जो पेरेंट होते हैं, जो उसके माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे खाना देकर उसकी बैग पैक करके फिर उसे कहते हैं कि अब तू ट्रिप पे जा सकता है, ठीक है। जैसे हम घर से निकलते हैं कहीं घूमने तो हम अपना खाने का सारा बैग जो है तैयार करके निकलते हैं, कपड़े वगैरह सारे तैयार करके निकलते हैं, ठीक वैसे ही सीड के केस में भी क्या होता है, सारी कवरिंग उसके ऊपर होती है, उसके कपड़े वगैरह होते हैं, उसका खाना पैक किया होता है, तभी जाके जब तक वो खाना ना बना पाए, उसके पत्ते जड़ें ना बन पाए, जिन जड़ें अगर वो नीचे से मिट्टी से सॉइल से अगर वो मिनरल नहीं ले पा रहा है और वो वाटर नहीं ले पा रहा है तो वो कैसे भला खाना बना सकता है। उसके पास ग्रीन लीव्स ही नहीं है, जब तक ग्रीन लीव्स नहीं है तब तक उसे अपने जो स्टोर फूड होता है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसे अपनी स्टोरेज पे डिपेंड रहना पड़ता है।
चलो आगे जानते हैं सीड किस तरह के होते हैं, किस कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। सीड दो तरह की कैटेगरी में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, एक होते हैं एल्बुमिनस और एक होते हैं नॉन एल्बुमिनस। इनका भला क्या मतलब है? देखो, जो एल्बुमिनस होते हैं इसका मतलब होता है एंडोस्पर्म जो सीड के अंदर खाना जमा होता है, ठीक है, वो एंडोस्पर्म जो है अभी भी इसके अंदर होता है। जब सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाए उसके बाद भी इसके अंदर जो है खाना यानी कि एंडोस्पर्म पड़ा रहता है। वहीं अगर हम नॉन एल्बुमिनस की बात करें तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो नहीं रहता। एंडोस्पर्म सारा यूटिलाइज हो जाता है किस चीज़ में? एम्ब्रियो के डेवलप होने के अंदर। जब एम्ब्रियो बनता है तो सारा एंडोस्पर्म खा लिया जाता है, सारा खाया जाता है, जबकि एल्बुमिनस में जो होता है एंडोस्पर्म अभी भी परसिस्ट करता है, इसके अंदर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें हमें मतलब एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है और ऐसे कौन से हैं जिनमें नहीं देखने को मिलता। तो गौर करो, जैसे कि हमने पढ़ा है जो ये होते हैं ना कि सिंगल कोटिलिडन वाले होते हैं, उनमें लगभग हमें जो है एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। उन्हें जो है हम एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि राइस है, उसके साथ में वीट है, और मेज़ भी इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, और बार्ले, ठीक है। बार्ले के साथ में एक सनफ्लावर भी हो जाएगा। तो ये जो है कुछ एल्बुमिनस के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इनके साथ में ना एक कैस्टर भी आता है, वो एक्सेप्शन में है, बताऊंगी कैसे। तो हमने समझा एल्बुमिनस जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है एम्ब्रियो के डेवलप हो जाने के बाद में, मतलब एम्ब्रियो ने एज अ खाने की फॉर्म में सारा एंडोस्पर्म नहीं खाया, ठीक है। एंडोस्पर्म का खुद का भी एक टॉपिक है कि कैसे एंडोस्पर्म जो होते हैं एंजियो के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, जिम्नो में फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म खा लिया या नहीं खा लिया। इसमें जो है ये नहीं खाता, यहाँ ये सारा खा चुका होता है। फिर किस में खाया होता है, किस में जो है बचा हुआ होता है? राइस में, वीट में, मेज़ में, बार्ले में और सनफ्लावर में। वहीं जो है नॉन एल्बुमिनस वाले कौन से होंगे? जिनमें दो कोटिलिडन होते हैं, वो नॉन एल्बुमिनस की कैटेगरी में आते हैं। इन जनरल आप बोलते हैं कि मोनोकोट एल्बुमिनस होते हैं और डाइकोट जो है नॉन एल्बुमिनस होते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें जैसे पी है, उसके साथ में ग्राउंड नट है, ये दोनों क्या है? नॉन एंडोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक एक्सेप्शन आता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वैसे लगभग क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन से आते हैं, कई बार बेसिक आते हैं, वो नॉर्मल से आ जाते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या है, जो कैस्टर है ना वो क्या है? डाइकोट है। और अभी जैसे मैंने बताया कि इन जनरल जो डाइकोट होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस होने चाहिए, ठीक है। तो डाइकोट होते हुए भी इसमें क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। पहली तो यही जो है मेन बात है कि इसमें क्या है? एंडोस्पर्म है, और वो भी डाइकोट होते हुए भी इसमें क्या है? एंडोस्पर्म है। तो ये जो कैस्टर है डाइकोट होकर एंडोस्पर्म होना, ये इसकी क्या है? एक्सेप्शन है, ये एल्बुमिनस की कैटेगरी में चला जाता है। वहीं जो ऑर्किड है वो क्या है? मोनोकोट है। और मैंने बताया कि मोनोकोट में हमें जो है एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, बट यहाँ ऑर्किड में एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट है। ध्यान रखना, क्या है? एब्सेंट है, और यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमने जाना अब तक सीड के बारे में। सीड के बारे में एंजियोस्पर्म, जिम्नो, इसके सीड वगैरह जाने। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड होता है। ओवरी से फ्रूट बनता है, जिसमें पहले क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद में ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। सीड के कंपोनेंट्स कौन है? कवरिंग, जैसे सीड कोट हो गई, मोनोकोट होंगे, डाइकोट होंगे, उसके हिसाब से कोटिलिडन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। फिर हमने जाना कोटिलिडन क्या होता है, जिसमें इसका फूड स्टोर होता है, जो इसे ग्रो करने में, जर्मिनेशन में मदद करता है। फिर हमने जाना कि एल्बुमिनस क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस क्या होता है, एंडोस्पर्म जिसमें होगा एल्बुमिनस, जिसमें नहीं होगा वो नॉन एल्बुमिनस। एग्जाम्पल हमने देखे। एक्सेप्शन में हमने कैस्टर और ऑर्किड को जाना। आगे समझते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है रेजिडुअल न्यूसिलस। ये क्वेश्चन बनता है कि रेजिडुअल जो न्यूसिलस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, आई थिंक अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो रेजिडुअल जो परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है वो क्या होता है। आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगी कि न्यूसिलस क्या चीज़ है, कहाँ होती है, ठीक है। तो जो रेजिडुअल न्यूसिलस होता है उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसे याद रखने का एक आसान सा तरीका, इसे आप पेन से याद रख सकते हो। पी से क्या हो जाएगा? पेरिस्पर्म हो जाएगा, और एन से क्या हो जाएगा? न्यूसिलस हो जाएगा। जब न्यूसिलस जो है एम्ब्रियो के डेवलप होने के टाइम में बच जाए, उसे सारा ना खाया जाए एज अ न्यूट्रिशन की फॉर्म में, लाइक जो लगभग टिश्यू होते हैं जो मतलब एम्ब्रियो में मतलब डेवलपमेंट में नहीं काम आ रहे हैं, वो एज अ न्यूट्रिशन खाए जाते हैं, इन्हें खा लिया जाता है, ठीक है।
तो जब इसे नहीं खाया जाता, जब न्यूसीलस बच जाता है, थोड़ी सी एक पतली सी पेपरी कवरिंग की तरह बचता है ये पीछे, तो जो ये पेपरी कवरिंग बचती है ना, इसे बोला जाता है पेरिस्पर्म। क्या बोले जाएगा? इसे पेरिस्पर्म बोला जाता है। और ये किस-किस में देखने को मिलती है? एग्ज़ाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ब्लैक पेपर में और दूसरा जो है बीट में। पहला क्वेश्चन तो यही बचता है कि यही बनता है कि जो रेज़िडुअल पर्सिस्टेंट जो न्यूसीलस होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस में होती है? तो इसके एग्ज़ाम्पल में ब्लैक पेपर और उसके साथ में बीट आ जाएगा। इसे याद रखने का तरीका हो जाएगा बीबी। फिर बात आती है इंटेग्यूमेंट क्या होता है? देखो, इंटेग्यूमेंट जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसकी होती है? जो एम्ब्रियो सैक के बाहर जो कवर होते हैं ना, जो बाद में चल के सीड कोट बनाते हैं। याद रखना, जो सीड की कोट बनती है, जो हार्ड सी होती है, वो इंटेग्यूमेंट से ही बनती है, ठीक है? इंटेग्यूमेंट को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं जब हम जिम्नो की बात करते हैं। याद है ना, जिम्नो के अंदर ऐसे करके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं और उस एम्ब्रियो सैक में इस तरह से एग होता है, साइड में सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, बीच में सेंट्रल सेल होते हैं। अब इसके बाहर जो है हम यहाँ पे न्यूसीलस बनाते हैं और न्यूसीलस के जस्ट बाहर हम क्या बनाते हैं? इंटेग्यूमेंट बनाते हैं। कइयों में क्या होता है? 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, कइयों में 1 इंटेग्यूमेंट होती है। अंदर वाली स्टोनी होती है, बाहर वाली जो होती है थिन होती है, पेपरी होती है या फिर सॉफ्ट होती है। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, तो ये इंटेग्यूमेंट होती है जो क्या है? सीड की कवरिंग बनाती है। फिर बात आती है माइक्रोपाइल की। जो माइक्रोपाइल होती है उसका क्या काम होता है, कहाँ होता है? देखो, माइक्रोपाइल नॉर्मली जो है एक जो एम्ब्रियो सैक होता है उसकी एक साइड को, एक पोल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। जो कि एग के पास वाली होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, और दूसरे को बोलते हैं चलाज़ल। फिलहाल यहाँ पे सीड के रिस्पेक्ट में इसका क्या यूज़ है? देखो, जो सीड होता है ना उसकी एक जगह पर एक छिद्र सा, होल सा, स्मॉल होल मैं बोलूँगी कि स्मॉल होल या फिर स्मॉल पोर जो है वो रह जाता है। यही जो होल होता है वो एक्चुअल में माइक्रोपाइल वाली जगह होती है, वो वही होती है। अब इसका काम क्या है? मेन बात होती है कि इसका फंक्शन क्या है, इसने क्या कुछ परफॉर्म करना होता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब सीड को जर्मिनेट करना होता है तो उस टाइम पे उसे गैस भी चाहिए, यानी कि हवा चाहिए, एयर किसी भी तरह से, और उसके साथ में वाटर। ये 2 चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इन 2 चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, वाटर अगर सीड के अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जो कि उसका फूड होता है, उसे डिज़ोल्व करने में ये मदद करता है। जब ये डिज़ोल्व होगा तभी उसे जो है सिंपल फॉर्म में सिंपल फॉर्म में क्या है? खाना मिलेगा, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल। यही जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि शुगर फॉर्म में वगैरह मिलते हैं, जिससे जो है प्लांट अपने जो है ग्रोथ करता है, जिसमें वो रूट बनाता है, रेडिकल और शूट बनाता है। और ये जो एयर होती है, देखो, रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है उसे तोड़ने के लिए। पानी आएगा जिसमें घुलेगा, एयर से वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से एंटर करती हैं? ये इसी माइक्रोपाइल पोर से एंटर करती है, किसमें? सीड के अंदर। अच्छा, इसके साथ में इंटेग्यूमेंट को याद रखने के लिए आपके लिए एक हिंट है, वो ये है IS, इज़ की तरह। आप काफ़ी बार इज़ यूज़ करते हैं ना, वो इज़ यहाँ पे हो जाएगा, या फिर IPS से आप याद रख सकते हो। क्यों? देखो, इंटेग्यूमेंट का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है? प्रोटेक्शन को भी साथ में ध्यान रख सकते हो, इससे ये IPS बन जाता है। I से इंटेग्यूमेंट है, P से प्रोटेक्शन है और S से क्या हो जाएगा? सीड की कोट हो जाएगी। तो इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है? सीड की कोट बनाती है। वहीं माइक्रोपाइल को आपको डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है? स्मॉल पोर होता है। फिर बात करते हैं एक मैच्योर सीड की। देखो, जब सीड मैच्योर हो जाए इसका मतलब वो क्या है? अभी उसमें जो है एम्ब्रियो पूरी तरह से बन चुका है, उसके जो भी कंपोनेंट है वो सारी तरह अच्छे से बन चुके हैं, उसे बोलते हैं मैच्योर सीड। मैच्योर सीड की खास बात होती है कि उसमें पानी का अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है। कईयों में जैसे 7% के अराउंड होता है, कईयों में लगभग जो है 15 से कम ही होना चाहिए। अगर उसमें पानी है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है लगातार बनी रहेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीड को जो है रेस्ट में रखना होता है ताकि लंबे टाइम तक उसे स्टोर किया जा सके। सीड का मेन पर्पस यही होता है। और उसे जो वाटर है या फिर एनवायरनमेंट है तब दिए जाते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसे ग्रो करवाना है। जब ग्रो नहीं करवाना तब यही माना जाता है, यही चाहा जाता है कि उसमें वाटर की जो अमाउंट है वो कम होनी चाहिए। तो कितनी कम होनी चाहिए? 15% से कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यही आता है, डायरेक्ट जो है PYQ यही बनता है कि जो मैच्योर सीड होते हैं उनमें वाटर की अमाउंट कितनी होती है, उनमें मॉइस्चर कितना होता है? तो 15 से कम होता है। उसके साथ में उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया या फिर कोई भी फूड सिंथेसिस या फिर स्टोरेज का जो भी काम चल रहा है, वो क्या चल रहा होता है? नहीं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है, नाम मात्र की रह जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद में उसकी हालत कैसी हो जाती है? जैसे हम कहते हैं कि इसकी हालत कैसी है ना, जो होता है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसकी हालत कैसी होती है? देखिए, जो सीड होते हैं इसकी हालत काफ़ी अच्छी होती है। ये डोरमेंट स्टेज में होता है, जिसे हम डोरमेंसी बोलते हैं। ये क्या होता है? रेस्ट कर रहा होता है। रेस्ट क्यों कर रहा होता है? अगर देखो, आपने आज ही फसल निकाली है, जैसे किसान निकालते हैं, अगर वो फसल पके और उसी टाइम अभी तक वो खेत में है और वो सीड क्या है इस हालत में कि वो नीचे गिरे और दोबारा से उग जाए, वो ग्रो कर जाए, तो फिर मतलब उसे हार्वेस्ट कैसे करेंगे? हार्वेस्ट नहीं कर सकते, और जब तक हार्वेस्ट नहीं कर सकते तब तक वो किसी काम की नहीं है, उसे दोबारा ग्रो नहीं किया जाएगा।
जाएगा। तो ऐसी फसल उगाई जाती है जिसे हार्वेस्ट करके मतलब उसे निकाल के उसे स्टोर की जा सके। तो सीड को डोरमेंसी में जाना भी एक जो है फ़ायदे का सौदा है। इसमें कंडीशंस होती हैं जो नेचर की बदलती हैं, जिस वजह से ये काम की होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है पेरिकाप। पेरिकाप क्या चीज़ है? पेरी मतलब पेरिफेरे की जगह, और काप जो होता है फ्रूट, फ्रूट की जो कवरिंग होती है, ठीक है? पेरिफेरे जो बाहर की कवरिंग होती है किस चीज़ की? फ्रूट की, उसे बोलते हैं पेरिकाप, ध्यान रखना। ओवरी की जो वॉल होती है वो किस चीज़ में बदल जाती है? वो फ्रूट की वॉल में बदल जाती है। कई बार हम फ्रूट खाते हैं उसमें हम जो है पेरिकाप को ही खा रहे होते हैं। जैसे गवावा है उसमें हम बीज को भी खाते हैं, पेरिकाप को भी खाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है फ्लैशी फ्रूट की। अब फ्लैशी फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जिनमें थोड़े से पानी जो है अमाउंट अभी भी काफ़ी सारा होता है। जैसे आप ऑरेंज देखो, उसका अगर आप एक मतलब जो ऑरेंज की जो एक पीस होता है उसे खाने की ट्राई करो तो कई बार जो है तो कपड़ों पे भी उसका जो पानी सा गिर जाता है। जो गवावा होता है उसमें इतना पानी नहीं होता जितना ऑरेंज का। जैसे मैंगो है, सारे कपड़ों पे वगैरह गिर जाता है अगर आप उसे एक साइड से खाना शुरू कर दो मैंगो को डायरेक्टली मुँह से। तो जो ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें आप खाओ तो आपका मुँह जो है पानी से भर सा जाए, वैसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? फ्लैशी फ्रूट्स बोलेंगे, जिनमें गुआवा आता है, ऑरेंज आता है और मैंगो आता है। इसको याद रखने के लिए एक हिंट हो जाएगी मोगली। वैसे ये क्वेश्चन इतना नहीं आता, आपको यही पता होना चाहिए कि फ्लैशी फ्रूट कौन से होते हैं, ठीक है। उसके साथ में आते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऐसे होंगे जो सूखे होंगे, आप उन्हें पकड़ो करो तो उसके बाद में आपके हाथ में ऐसे लिक्विड सा नहीं लगेगा। जैसे कि ग्राउंड नट है, मूंगफली है, मस्टर्ड है, ये जो होते हैं ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। इसे याद रखने के लिए जीएम वर्ड याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में आता है फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो फ्रूट नहीं है एक्चुअल में। क्यों नहीं है? बिकॉज़ देखो एक ना मेजर सी ना डेफिनेशन सी बना रखी है उन्होंने, एक क्राइटेरिया बना रखा है। अगर कोई फ्रूट उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो फिलहाल जो फ्रूट होते हैं वो थैलेमस से बन रहे हैं, और उसके बाद में जो थैलेमस उसका ओरिजिन है, इस वजह से ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। हमने पहले जाना था कि जो ओवरी है, ओवरी से क्या बनना चाहिए? फ्रूट बनना चाहिए, और ओव्यूल से क्या बनना चाहिए? सीड बनना चाहिए। बट यहाँ तो थैलेमस से बन रहा है। थैलेमस क्या होता है? नीचे का वो जगह जहाँ पर जो है फ्रूट लगते हैं, नीचे फ्रूट नहीं, जहाँ पर जो है फ्लावर के जो, जैसे कि ये हो गया फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लग गए? स्टेमन्स लग गए। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, या फिर उसके साथ में पिस्टिल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कार्पल है, उसके बाद में ये एंथर्स हैं, उसके बाहर जो है क्या आ जाएंगे? पेटल्स आ जाएंगे, उसके बाद में क्या आ जाएंगे? सेपल्स आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जिस पे ग्रो करती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे थैलेमस बोलते हैं। अगर इस थैलेमस से जो है फ्रूट बन रहा है तो ये क्या है? फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं? जो ओवरी से बने वही फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? देखो, जो कार्पिक वर्ड है ना वो किससे रिप्रेजेंट करता है? फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टर्म से हमें ये तो पता लगता है कि ये क्या है? फ्रूट तो बना ही रहा है, फ्रूट का बनना तय है। अगर ये फ्रूट का बनना तय है तो इसमें पार्थिनो क्यों लगा? ये झूठा क्यों हुआ? देखो, इसमें जो दिक्कत कहाँ आती है कि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, यही कन्फ्यूज़न होती है। एपोमिक्सिस में, पार्थिनोकार्पी में, पार्थिनोजेनेसिस में कई जगह जो कन्फ्यूज़न होती है वो यही होती है। क्या कन्फ्यूज़न होती है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, फ्रूट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से यहाँ पर जो फ्यूज़न होता है गैमेट का वो नहीं होता। फ्यूज़न जो है वो क्या है? मिसिंग है। फ्यूज़न ना होने की वजह से किसका फ्यूज़न होता है? गैमेट का होता है। गैमेट के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मिसिंग है, गैमेट का फ्यूज़न मिसिंग है, तो होता क्या है भला? जो ओवरी होती है ना वही डायरेक्ट जो है किसमें? फ्रूट में बदल जाती है। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। वरना हम इन्हें जो है फॉल्स फ्रूट भी बोल सकते थे, पर ये थैलेमस से तो नहीं बन रहे ना, ओवरी से बन रहे हैं। तो कार्पिक है मतलब फ्रूट तो बन रहे हैं, बट पार्थिनोकार्पिक है। तो जो रियल एक स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस थी वो यहाँ पर नहीं हो रही। ऐसे फ्रूट कौन से हैं? जैसे कि बनाना है। उसके बाद में इन्हें हार्मोन देकर आर्टिफिशियली ह्यूमन जो है ऐसे फ्रूट बना सकते हैं। लाइक जैसे कि जो फीमेल पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं। जो पिस्टिल होता है जब वो पूरी तरह से मैच्योर होता है उस टाइम पे क्या किया जाता है? उसे हार्मोन का ट्रीटमेंट दे दिया जाए। जब उसे हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसे यूँ मतलब जो फ्लावर का पार्ट है उसे यूँ रियलाइज़ करवाया जाता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन क्या है? हो चुका है, बट एक्चुअल में नहीं हुआ होता। जब उसे यूँ लगेगा कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो वो आगे की जो फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे डायरेक्ट फॉलो करने लग जाता है, इसके बजाय कि उसमें गैमेट का फ्यूज़न होता हो।
तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है फ्रूट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस जो आर्टिफिशियली भी करवाई जा सकती है, कैसे, हार्मोन से। तो अगर स्टेटमेंट बने कि हार्मोनल ट्रीटमेंट से पार्थिनोकार्पी हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है किससे होती है। वैसे कौन से दो हार्मोन होते हैं, एक तो जिब्रेलिक एसिड होता है और एक ऑक्सिन होता है। ये दो हार्मोन का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। किसका, जिब्रेलिक एसिड का और ऑक्सिन का, ये पार्थिनोकार्पी में यूज़ होते हैं। फिर एडवांटेजेस क्या होती हैं सीड की, हमें सीड किस तरह से फ़ायदा देता है, हम सीड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, इंसानों को अगर कोई फ़ायदा ना होना तो वो कुछ ही नहीं पढ़ते, तो उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। देखो इसका क्या फ़ायदा है, अगर गैमेट फ्यूज़न होते हैं, पहले तो ये समझो कि गैमेट बने कहाँ से, किस तरह से, इनकी क्या मतलब पीछे की हिस्ट्री है। देखो, जब गैमेट बनते हैं तो उससे पहले क्या होती है, म्यूसिस होती है। तो म्यूसिस में ना एक बीच में स्टेज आती है, एक मतलब फेज़ आती है उसकी, कौन सा स्टेप होता है, जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो पहले का डीएनए का जो पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न के अंदर हेर फेर होती है, उनमें क्या होती है, मिक्सिंग होती है। क्रॉस का मतलब वहाँ पर क्या होती है, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने की वजह से डीएनए के पैटर्न में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब अगर पहले कुछ इस तरह से सिर्फ समझाने के वे में बता रही हूँ, लाइक अगर किसी गैमेट में A B C की सीक्वेंस थी, तो मिक्सिंग होकर हो सकता है दूसरे क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम जैसे आपस में मिक्स करे, क्रॉस ओवर करे, तो उसके बाद में हो सकता है कि वो पैटर्न ADC हो, तब जो है वेरिएशन आ गई है। तो ये वेरिएशन जो होती हैं वो म्यूसिस के वजह से होते हैं, क्योंकि म्यूसिस में एक स्टेप होता है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जो गैमीट फ्यूज़न होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि वेरिएशन होती है, और वेरिएशन किस में आ रही है, सीड में। सीड किससे बनता है, गैमेट के फ्यूज़न से बनता है। तो पहली चीज़ ये फ़ायदे की है वो है वेरिएशन। वेरिएशन फ़ायदा का क्यों है, देखो वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी होती है। जो बदलता हमारा इन्वायरमेंट है, जो चेंजेस होते हैं उसमें सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन काफ़ी काम आती है, क्योंकि टाइम के साथ देखो जिस इन्वायरमेंट में जो फसल उगती है ना, वहाँ के लोगों को वैसी ही फसलें खानी चाहिए, ताकि वो उस इन्वायरमेंट को कोप अप कर सके, वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सके। इन्वायरमेंट अपने हिसाब से चेंजेस करती है, तो वहाँ की जो फसलें होती हैं, जैसी इन्वायरमेंट है उसमें ग्रो करेंगी, तो वही आगे जाके ग्रो कर पाएंगी। अगर दूसरे इन्वायरमेंट से लाके वहाँ पर कोई फसलें ट्राई करो, सीड ट्राई करो, तो उनमें जो है सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, सर्वाइवल जो है उनका रेट कम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस वेरिएशन से जो इस तरह से फ़ायदा होता है। नेचर खुद सिलेक्ट करती है, नेचर खुद चेंजेस क्रिएट करती है सीड के लेवल पे। ये चेंजेस जो होते हैं म्यूसिस के टाइम होते हैं। फिर उसके बाद में आता है न्यू एरिया कोलोनाइजेशन। अब देखो, अगर सीड बनता है तो सीड जो है डिस्पर्स कर सकते हैं, नई काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं। एक बड़ा सा साइज़ का पेड़ हो और आप उसे मतलब कहीं दूर ले जाने की कोशिश करो तो आप ले जा पाओगे नहीं। वही अगर आपके पास मुट्ठी भर बीज हो, तो उस मुट्ठी भर बीज को आप कहीं भी जाकर उगा सकते हो। तो नए एरिया के अंदर कोलोनाइज करवा सकते हो, आप उन्हें स्टोर कर सकते हो एज अ फूड पर्पज से। लाइक जो वीट होती है, तो वीट को आप स्टोर कर सकते हो और साल भर उसे खा सकते हो, ठीक है। पूरा ईयर अराउंड जो है आप उसे एज अ फूड सोर्स में स्टोर कर सकते हो। तो आप इसे स्टोर आसानी से कर सकते हो। आप नई जगह पर जाके काफ़ी सारी कॉलोनी बना सकते हो उस तरह के पर्टिकुलर टाइप के जो प्लांट होते हैं उनकी। अगर बात करें फूड की, तो हाँ बहुत ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये सीड जो होते हैं हमारे फूड का सोर्स होते हैं। तरह तरह के न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन वगैरह हमें इन्हीं से मिलते हैं। बात आती है एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, इल्ड होती है, मतलब पैदावार होती है। पैदावार होती है, उसे बेच कर जो है इंसान पैसे कमाता है और उस पैसे से वो अपना जो है सारा खर्चा उठाता है। तो एग्रीकल्चर में सीड का काफ़ी यूज़ है। सीड ही होते हैं जिनसे जो है नए नए पेड़ उगाए जाते हैं, है ना। तो इन्हीं सीड से क्या होते हैं, नए नए पेड़ उगाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं पैरासिटिक स्पीसीज। कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि ओरोबैंके है, स्ट्रीगा है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। इन्हें ओस की तरह याद रख सकते हो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना, और आ भी रखा है। ओरोबैंके और स्टीगा प्लांट होकर भी क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट से क्या मतलब है, ये किसी दूसरे का खाना जो है छीन रहे हैं, एक तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं पैरासिटिक स्पीसीज। एक तो ओरोबैंके है, दूसरा क्या है, स्टीगा है। अगला पॉइंट आता है किसका, एपोमिक्सिस का। देखो मैंने यहाँ पे हिंट भी दी है, काफ़ी आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है, याद रखना। इसमें क्या होता है, अपने आप पे आप, ये खुद से ही अपना जो है मतलब सारा काम धाम कर लेता है। इसमें कॉपीज़ बनती हैं। कॉपीज़ से क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक चीज़ है ना, तो दूसरी चीज़ भी एग्जैक्ट उसी की तरह ही हो। जब दो चीज़ें सेम सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉपीज़ बोलते हैं। कि वो जो है हम शक्ल है, पूरी तरह से जो है एज इट इज़ कप, जैसे हम बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट, कि जो है ठीक वैसा का वैसा और बना दें। तो एपोमिक्सिस में सारी चीज़ें, जितने भी प्लांट बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे ये प्लांट है, अगला प्लांट भी ठीक ऐसा ही होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जब हमें एक ही जैसे प्लांट बनाने होते हैं, सेम टाइप के बनाने होते हैं, तो प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। ये ह्यूमन ने जो मतलब ट्राई की है, जिसमें मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को।
एग्रीकल्चर में तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें सीड बनता है। एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी में कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो क्या एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं होता। तो हम ये सोचेंगे कि जो मतलब एपोमिक्सिस है उसे पार्थिनोकार्पी ही क्यों नहीं सोच लेते। तो ध्यान रखना कि एपोमिक्सिस में सीड बनता है, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड बनता है। पर सीड फिर बनता कैसे है, जो सीड बनता है उसके बाद में इससे क्या है, एम्ब्रियो भी बनता है। सीड के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जबकि पार्थिनोकार्पी में ना तो सीड बनता है ना ही एम्ब्रियो बनता है। पर दोनों में एक चीज़ सेम रहेगी, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दोनों में ही नहीं होती। तो एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल क्या है, एस्ट्रेसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, दूसरा है ग्रासिस। हमने जाना कि पार्थिनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं एपोमिक्सिस में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, पार्थिनोकार्पी में भी नहीं होती। फिर उसके बाद में एपोमिक्सिस में सीड बनता है बट पार्थिनोकार्पी में नहीं बनता। कार्पी यानी कि फ्रूट, वो क्या है, ऑलरेडी फ्रूट ही है। एपोमिक्सिस में क्या है, सीड बनना ही खास बात है। अब ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा और समझो कि इसमें जो है सीड कैसे बन जाता है भला, जब फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी खास है। इसका तरीका क्या है वो देखो। देखो इसमें एक डिप्लॉयड एग होता है, जो डिप्लॉयड एग होता है उसमें म्यूसिस नहीं होती और वो डायरेक्टली जो है एम्ब्रियो में बदल जाता है। मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अपने आप बनेगा, तो सीधा ही एग जो है वही बिहेव करता है एम्ब्रियो की तरह और सीड बन जाता है। अब अगर ऐसे सीड को ग्रो करवाया जाए तो उसके बाद में जो प्लांट बनेंगे हर बार सेम डीएनए इन्फॉर्मेशन उनके अंदर होगी। और हमें जो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से जो चाहिए, हमें क्या है, हर बार सेम टाइप की ईल्ड चाहिए, सेम टाइप के जो है प्लांट चाहिए। और उनके अंदर जो सीड बनते हैं उनमें किसी तरह के चेंजेस हमें नहीं चाहिए। तो यही तो हमें चाहिए था। तो हमें सीड तो चाहिए बट हमें क्या है, उनमें चेंजेस नहीं चाहिए। चेंजेस कब होते हैं, जब म्यूसिस होती है, और म्यूसिस यहाँ पर हो ही नहीं रही। तो इसके बाद में जो है डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है पोली एम्ब्रियोनी। ये तीनों टर्म्स जो थी, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी, यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। जिनमें से पार्थिनोकार्पी और जो एपोमिक्सिस है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। आप समझते हैं पोली एम्ब्रियोनी को, जैसे कि इसके नाम में ही है, पोली यानी कि कई सारे, एम्ब्रियो। नॉर्मल हम क्या सोचते हैं कि जो एक सीड होता है उसमें एक एम्ब्रियो होता होगा ना, इसीलिए तो बाद में एक प्लांट बनता है। एक सीड में जितने एम्ब्रियो होंगे उतने ही क्या बनेंगे, प्लांट बनेंगे। तो क्या एक सीड से आपने कई सारे प्लांट देखे हैं? सोच के देखो कि एक सीड हो और उससे क्या काफ़ी सारे प्लांट बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होता होगा ना। बट क्या होता है, सीड में कई बार कई सारे जो है एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। अब इसमें समझो कि कहाँ पे क्या होता है। पहले तो ये समझो कि ओव्यूल क्या चीज़ है। अगर आप इसे गौर से देखो तो इसमें आप जिम्नोस्पर्म वाले उस तरह की अरेंजमेंट देख सकते हो। सबसे बाहर क्या है, इंटेग्यूमेंट्स हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे न्यूसीलस वाला रीजन है। ये रीजन क्या है, न्यूसीलस है। उसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक हो गया, जिसमें हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियट जो है कंडीशन होती है। 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल की कंडीशन होती है। ये डायरेक्ट PYQ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में स्पेशली 7 सेल और 8 न्यूक्लियट कंडीशन होती है, जिसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म बनता है। ये PYQ क्वेश्चन है। जो भी हमारे सामने टर्म आएंगी हम उसे साथ ही साथ करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। बीच में ये जो है तीसरा बीच वाला जो सेल है वो क्या, एग सेल है, जो आगे चल के क्या बनता है, सीड बनाता है। यहाँ जो है डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये टर्म हम बार बार देखते हैं ना। इस टॉपिक को कभी दोबारा जो है काफ़ी कंप्लीट करेंगे। यहाँ जो है छोटा सा समझते हैं कि कैसे क्या पॉइंट आते हैं। देखो यहाँ पे एक तो आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, जो एग होता है उसके साथ जो है एक मेल गैमेट जो है फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पर सीड बनेगा। यही तो हमें समझना था। एंजियोस्पर्म में सीड यहाँ पर बनता है। दूसरा जो है ये सेंट्रल सेल है, जिसे जो है सेंट्रल सेल या फिर पोलर सेल बोलते हैं, है ना। इसके साथ दूसरा मेल गैमेट जो फ्यूज़ करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, जिससे हमने सीड को जाना था कि कैसे वो एंडोस्पर्म वाला है या फिर जो है नॉन एंडोस्पर्म वाला है। यानी कि उसके बाद जब एम्ब्रियो पूरी तरह से बन जाता है तो उसमें जो है हमें जो एंडोस्पर्म है वो बाद में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म खा जाएगा। वो इसी एंडोस्पर्म की यहाँ पे बात हो रही थी। वहीं जिम्नो की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो है वहाँ पर एंडोस्पर्म बन गया होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे क्या ओव्यूल है। ये वाला जो सारा रीज़न है वो ओव्यूल है। इसमें से जो एक सेल है वो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। अब ये एम्ब्रियो सैक बना किससे था, ये जो मैंने न्यूसीलस बोला था ना, इसी एक न्यूसीलस सेल से जो है म्यूसिस होकर 3 जो होते हैं मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है। यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल जो नया और जो क्लू
पॉइंट है इसके अंदर, क्या खास बात है, वो क्या है, तो इसे गौर से देखो। जो न्यूक्लियस के ही सेल होते हैं जिन्होंने एम्ब्रियो सैक बनाया, एम्ब्रियो सैक बनाकर यहाँ पर जो है वो कुछ और भी बना रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के सेल एम्ब्रियो सैक बनाकर सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने उनके ही न्यूक्लियस के ही कुछ सेल जो है डेवलप करते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। साइज़ में बड़े होने के बाद में वो क्या करते हैं, प्रोट्रूड करते हैं कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। जो एम्ब्रियो सैक है उसी के अंदर, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, और ये वाला रीजन क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ से कुछ सेल जो होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर ही चले जाते हैं और एम्ब्रियो बना देते हैं। तो यहाँ पर एक से जो है ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो पोली एम्ब्रियोनी में जो खास बात थी वो ये थी कि न्यूक्लियस के ही सेल जो है एम्ब्रियो सैक में जाते हैं, और एम्ब्रियो सैक में जाकर जो है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बना देते हैं। ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है, सिट्रस में, मैंगो में देखने को मिलता है। इसे हम मल्टीपल एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ अगर गौर करो तो इसमें मैंने दिखाया है आपको, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आपको देखने को मिल रहा है, ये एम्ब्रियो सैक ही है। और इस एम्ब्रियो सैक में आपको क्या देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे एम्ब्रियो देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। और ये कहाँ से बने हैं, ये न्यूक्लियस के सेल से बने हैं। तो आपको जो क्लू पॉइंट याद रखना है वो न्यूक्लियस याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक को, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो टॉपिक तैयार करूँगी। और इसी तरह से इजी तरीके से सारा टॉपिक, साथ में क्वेश्चंस को समझना कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।